कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। लोगों को पता है आपके द्वारा ही, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के द्वारा मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आऊंगा जिसका नाम मैंने क्या रखा है, सुपर 20 सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 आएगा और पार्ट नंबर 2 तक आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है। आप लोगों की बदौलत ये पार्ट नंबर 3 में लेके आया हूं और इस सीरीज का 20 पार्ट जरूर करेंगे। अगर इस सीरीज को बंद करने से पहले 20 पार्ट इसके जरूर से करेंगे। और आप एक छोटा सा काम करिएगा मेरे सपोर्ट के लिए, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देगा। जो भी बंदा आपका दोस्त, आपका एयरमैन, जो बंदा चिल्का जाने की सपना रखता है, बेलगांव जाने की ताकत रखता है, उस बंदे तक ये वीडियो जानी चाहिए। छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सर क्या है, पलांक नीता का मात्रक क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि क्या पलांक नीता का मात्रक। देखो दोस्तों, एक सूत्र होता है E बराबर H और ये है V। सर H क्या है, यहाँ पे पलांक नियतांक है और E यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है। E यहाँ पे ऊर्जा है, H है पलांक कांस्टेंट यानी पलांक नियतांक है और V है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। V क्या है सर, आवृत्ति। लेकिन सर हमें तो इनसे मतलब नहीं है, हमें तो H से मतलब है। किससे मतलब है, जिससे मतलब है उसको तो रखो एक साइड और जिससे मतलब नहीं उससे भेज दो अपने घर। सर H से मतलब है, ये गुणा में था क्या, ये कहां पे चला गया, भाग में। सर हमें H का क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। सर E क्या है, E ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। सर ये क्या है V, सर आवर्ती और आवर्ती का मात्रक आपको पता है क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे पता है, अगर आपको नीचे पावर माइनस है तो वो पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो क्या लिखोगे, सेकंड। तो कहने का मतलब पलांक नियतांक का जो मात्रक होगा वो दोस्तों क्या आएगा, जूल गुणा में सेकंड। देखो मतलब कि एक इनमें संबंध होता है, किसमें सर, कोणीय संवेग और पलांक नियतांक। कोणीय संवेग और पलांक नियतांक में क्या संबंध होता है, तो सर इसमें इनका मात्रक और उनकी विमा क्या होती है, समान होती है। इनकी विमा और मात्रक समान होते हैं। सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है यार। देखो सर आपको पता है शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T। सर इसका मात्रक क्या होता है, वोट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोट। अगर इस समय को गुणा वोट, देखो यहाँ पे समय से गुणा हो रहा है क्या, सर यहाँ पे मैंने समय लिख दिया और बराबर लिख दिया W। सर ये तो हो गया, जैसे मैं लिख सकता हूँ इसे किलोवाट, किलोवाट। और सर समय को मैंने क्या लिख दिया, घंटा में घंटा लिख दिया और ये हो गया W। सर कहने का मतलब किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, कार्य का। जैसे सर याद नहीं होता किलोवाट या किलोवाट घंटा। सर अगर आए किलोवाट घंटा तो घर वाले आपको ये नहीं कहते क्या तू घंटा काम करेगा, क्या तू घंटा काम करेगा। कहने का मतलब अगर किलोवाट घंटा जाए तो मात्रक होगा किसका, कार्य का। सर बात करेंगे 3 की, आम के पेड़ को हिलाने पर आम क्यों गिर जाते हैं। सर कहने का मतलब आम के पेड़ को हिलाने पर आम जो नीचे गिर जाते हैं, सर कारण क्या है। सर बेर की झाड़ी को अगर हिलाते हो तो वो बेर नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब सर क्या, सर अगर आपके पेड़ को हिला रहे हो तो आम तो क्या है, सर वो जो टहनी है, टहनी क्या, सर आम तो रहेगा रेस्ट मोशन में और टहनी होगी गतिशील अवस्था में। कहने का मतलब सर एक वस्तु चाहिए कि मैं स्थिर हूं और दूसरी वस्तु चाहिए कि गतिशील हो। कहने का मतलब सर क्या, पेड़ की टहनी, पेड़ की टहनी, पेड़ की टहनी या टहनिया, पेड़ की टहनी, पेड़ की टहनी हिलती है यानी कि गतिशील है। पेड़ की टहनी गतिशील है, वह आम क्या है, स्थिर रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, आम स्थिर। इसके कारण क्या होता है, आम मतलब कि आम के पेड़ से आम नीचे गिर जाते हैं। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जल में तैरना संभव न्यूटन के किस नियम से है। यानी कि हम देखो नदी में किसी वहां पे स्विमिंग पूल में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। सर
न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसी के द्वारा पॉसिबल है। कहने का मतलब सर हम पानी पे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो पानी अगर हम आगे जाने की कोशिश करें तो हमें पानी की मतलब पानी को पीछे भेज रहे हैं तो पानी हमें क्या करेगा, आगे भेजेगा, पानी हमें आगे भेजेगा। तो सर न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन यानी कि एम से न्यूटन के थर्ड नियम से, न्यूटन के थर्ड नियम से यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या पॉसिबल है, किसी पानी में तैरना पॉसिबल है। सर बल व समय का गुणा, सर ये तो हो गया बल और ये हो गया सर समय का गुणा संवेग में क्या संबंध है। सर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बल गुणा समय क्या होता है, बल और गुणा होता है संवेग। तो सर संवेग व आवेग में संबंध क्या होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं। सर जो संवेग यानी आवेग होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग क्या, आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। सर एक रिलेशन बताता है बल और संवेग में, तो वो क्या होता है, dp अपॉन में dt। सर ये रिलेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना हो जाए तो आवर्तकाल होगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखो। सर आवर्तकाल सूत्र क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में g। सर कहने का मतलब ये क्या हो गया, आवर्तकाल का सूत्र हो गया। सर आप बोल रहे हैं यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना हो जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। सर कहने का मतलब सर इस लंबाई को कितना गुणा कर रहे हैं, 2 पाई अपॉन में सर 9 गुणा, तो कितना हो गया 9l अपॉन में g, ये हो गया सर t1। सर ये जो 9 है ये बाहर आएगा तो कितना हो गया, सर ये 2 हो गया 2, ये तो 3 हो गया ऐसा कैसा 2 पाई अपॉन में l अपॉन में g। सर t डेल तो इसको लिखेंगे 3 और इसकी जगह क्या लिखेंगे, t का मान लिख दे क्या। कहने का मतलब सर अगर किसी आवर्तकाल की लंबाई को 9 गुणा कर दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 9 गुणा, पहले का 9 गुणा। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एक सरल लोलक के गोले के द्रव्यमान को कम करने पर आवर्तकाल क्या होगा, कम करने पर उसका आवर्तकाल हमें पूछ रहा है। सर आवर्तकाल क्या होगा। सर आप ये बताओ कहीं t बराबर 2 पाई अपॉन में l अपॉन में g, कहीं भी द्रव्यमान की बात कर रहा है क्या, कहीं भी देखो द्रव्यमान की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो सर m की निर्भरता यानी t यानी कि आवर्तकाल डज नॉट डिपेंड ऑन मास, t डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, किसके, गोलक के द्रव्यमान पे। यानी कि अगर कम करो या फिर बढ़ाओ, अगर t को कोई मतलब ही नहीं है, t को कोई मतलब नहीं है, दूर संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा। सर ये फिक्स क्वेश्चन है, आवर्तकाल इसका होता है 24 आवर यानी कि 24 घंटे, 24 घंटे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, केपलर का नियम क्या है या t व r में क्या संबंध होगा। देखो सर ये तो है आवर्तकाल और ये है त्रिज्या, इसमें क्या संबंध होगा सर टी स्क्वायर और आर की क्यूब। सर इससे ऐसे लिख सकते टी स्क्वायर, अगर सर ये बट्टे में आएगा यहाँ पे आ गया, आ सकता है क्या, सर ये हो गया कोई कांस्टेंट, क्या हो गया कांस्टेंट। सर ये हो गया टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो सर ये आपस में परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। सर टी और वह आर में ये वाला संबंध होता है, क्या होता है, ये वाला संबंध। अब सर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यदि सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो गुरुत्व बल क्या होगा। कहने का मतलब सर ये दो वस्तुएं हैं, अगर उनकी दूरी को बढ़ाने का मतलब दोनों में झगड़ा करवाना और उनके मध्य बल क्या लगेगा। सर कहने का मतलब सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर जी m1 और m2 बट्टे r का स्क्वायर, यानी कि F क्या है गुरुत्व बल, G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक और m क्या किसी एक वस्तु का द्रव्यमान और m2 किसी अन्य वस्तु का द्रव्यमान और बट्टे में क्या है r स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी। सर कहने का मतलब F व्युत्क्रमानुपाती है और वो भी किसके वर्ग के। सर दोनों के बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, सर दूरी को अगर बढ़ा रहे हैं तो बल का मान क्या होगा, घटेगा।
तो बल घटेगा, बल क्या होगा, घटेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? सर ये तो फिक्स होता है, एक्सकेलेरेसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वस्तु कितनी कितनी स्पीड से भागती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। सर बात करते हैं 13 की, एक व्यक्ति दीवार को क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, नहीं वो क्या हो गया, पागल हो गया, दीवार को धक्का लगा रहा है और दीवार क्या नहीं हो रही, विस्थापित नहीं हो रही, तो बोलेगा उसके द्वारा किया गया कार्य, वो सुबह से लेकर शाम तक दीवार को धक्का लगाता रहा, वो सुबह से लेकर दीवार को शाम तक धक्का लगाता रहा, यानी पागल हो गया। तो उसके बाद वो बोल रहा है मैंने तो काम किया है, अब मुझे पैसे चाहिए। सर उसने काम ही नहीं किया, साइंस बोलती है उसने काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो वस्तु विस्थापित नहीं है, विस्थापन उसका क्या है, जीरो है, उसका विस्थापन क्या है, जीरो है। तो इसलिए देखो F बराबर W बराबर ये होता है। सर अगर विस्थापन उसका जीरो है तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। सर इसका काम किया गया है, जीरो कार्य होगा। सभी प्रकार की टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? यदि यानी आपको पता ना किसी भी प्रकार की प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ कैसी भी टक्कर हो, कैसी भी टक्कर हो उसमें हमेशा एक अच्छी संरक्षित रहती है, कंजर्वेशन रहती है, वो क्या, मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किसी ऊंचाई से गिरती गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है? यदि कोई गेंद है वो आसमान या किसी ऊंचाई से गिर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? सर उसमें दो ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। सर कैसे पता चला आपको? सर U बराबर mgh, ये तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र और ये गतिज ऊर्जा का सूत्र। कहने का मतलब यदि सर वस्तु गिर रही है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। सर यदि कोई वस्तु गिर रही है उसका द्रव्यमान होगा और वो किसी ऊंचाई से गिर रही होगी। कहने का मतलब सर यदि कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसमें दो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 16 की। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा? यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में और वह संवेग में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संबंध। सर ये हो गया संवेग और ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। क्या संबंध होता है सर? p स्क्वायर समानुपाती k, यानी कि ये संबंध होता है किसमें? ये p यानी मोमेंटम और k यानी काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी गोलक चालक की धारिता कितनी होगी? सर ये किसी गोले चालक की धारिता ये फिक्स होती है किसी गोले चालक के लिए, c बराबर 4 पाई E नॉट इंटू में R। ये किसी गोलीय चालक की क्या है? धारिता है। c बराबर 4 पाई E नॉट R। सर क्वेश्चन नंबर 18, समांतर संधारित्र की धारिता कितनी होती है? सर ये भी समांतर संधारित्र की धारिता एकदम एज इट इज फिक्स होती है, c बराबर a E नॉट अपॉन में d। सर a प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, d मध्य की दूरी और निर्वात की विद्युतशीलता। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 गुणित की, माध्यम की धारिता पर, माध्यम की धारिता पर यानी माध्यम का धारिता यानी माध्यम का धारिता पे। सर माध्यम ये हो गया माध्यम, ये हो गया c नोड, ये हो गया k नोड। सर यहाँ पे k क्या है? पराविद्युतांक। सर अगर माध्यम बढ़ा दिया जाए, सर अगर माध्यम बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे धारिता क्या होगी? धारिता बढ़ेगी। धारिता बढ़ेगी कब बढ़ेगी? सर माध्यम बढ़ा दिया जाए, माध्यम को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। सर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो सर इसकी क्या बतानी है? धारिता बतानी है आपको a और b के बीच। सर a और b के बीच क्या बतानी है? सर ये ऐसे मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है। अब देखो कितनी प्लेटें हैं? सर ये इससे जुड़ रही है, यानी कि अलग और जी है, ये इससे जुड़ रही है और ये इससे जुड़ रही है। सर ये बताओ आप, ये वाली प्लेट इससे जुड़ रही है क्या? तो कितने हो गए? 3 हो गए क्या? देखो E नोड a अपॉन में d, ये हो गई समांतर इसकी धारिता। सर अगर ये सर सेम एडिटी चाहिए कैसे होता? जैसे कि ये मैंने मान लो ये ले लिया, सर ये हो गया, सर ये हो गया ए बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट और बी पॉइंट। सर इसकी क्या बतानी धारिता? सर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसकी होगी 2। सर कहने का मतलब आपको 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आई होप आप अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग अगर रिवीजन करके अलग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो सर सैल्यूट है आपकी
मेहनत को, आपके डेडिकेशन को। जय हिंद, वंदे मातरम।